HEC के जो मरना अवस्था में ला दिया है केंद्र सरकार ने, और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से 1.5 बरस से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी HEC का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए, क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और HEC केंद्र सरकार का, इस देश का एक बड़ा धरोहर है। HEC को बचाना, प्लानिंग कमीशन जो था नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था, क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से HEC घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थायी कोई नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है, ये सारी स्थिति है। हमारी यहाँ के हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी, उस दिन उठाया। मैं समझता हूँ महुआ जी आपको अपनी बात अच्छी लगी। बात यह है कि HEC पर तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी HEC मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो HEC से बने हैं, और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस HEC से किसी समय जो मेधावी छात्र छात्राएं निकलती थे, वो पूरी दुनिया में कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े अफसर है। अभी जो हालत है, तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से कट रहा है, वो चाय बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इडली बेचकर वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी बनी रहे, और उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उससे। और इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों, आखिर केंद्र सरकार प्रतिमा पर, इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, स्टैचू बनाइए, लेकिन एक जीवंत लोगों के द्वारा संचालित इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिख इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज़, सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है, प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? ये सवाल मैंने उठाया है, और मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स, वर्कर्स और जितने भी कर्मी हैं उनको उनका बकाया वेतन दिया जाए, और फिर उसके पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि HEC के पास ज़मीन है करोड़ों की, जिस पर बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो आखिर उसकी जर्जर स्थिति क्यों रहेगी? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। टीम इंडिया इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। आज हम लोग राज्यपाल महोदय से, झारखंड के, उनसे मिला हम लोगों ने, और मिलकर सारी बातें हम सभी लोगों ने बताई कि आप उस कस्टोडियन हैं इस HEC के, तो आप इसमें पहल करें। तो उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ताकि और अच्छी तरह से, क्योंकि जैसा कि माननीय सुबोध कांत जी ने भी कहा कि इसरो पहले चाहते थे कि इसको अपने में मर्ज कर लेना HEC को, क्योंकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान देना है कि अभी आदित्य में भी शायद HEC का पार्ट्स है। आगे भी 2047 तक भारत को हम लोग एक विकसित देश के रूप में लाना चाह रहे हैं, तो इसमें HEC की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और यही विश्वास दिलाना है केंद्र सरकार को, और उसको प्राइवेट के हाथों में नहीं जाने देना है। साथ ही अजय सिंह जी है CPI की, हम फिर ही बात करते हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं JMIM के ये, और इंटक के नेता यहाँ, जो आप लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली
मैं ये कह सकता हूँ कि 1 घंटा बात हुई, आपने देखा होगा जो उनके साथ, और बहुत मुद्दे पर, सारे मुद्दे पे बात हुई, सारी परिस्थिति पे बात। एक तो जैसा कि कहा गया कि कुछ और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दीजिए, जिससे उनको रिकमेंडेशन करने में उन्होंने साफ कहा कि प्राइम मिनिस्टर को हम रिकमेंड करेंगे, ये कहा। दूसरा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम अभी जब तमिलनाडु जा रहे हैं, लौट के आते हैं तो HEC को विजिट भी करेंगे, जिससे अपने आप से सब चीज़ देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी डेलीगेशन की जो बातें हुई है, वो गवर्नर साहब के एटीट्यूड से बहुत पॉजिटिव बात चल रही है, बहुत पॉजिटिव बात चल रही है। मैंने जब ही उनसे कहा कि आप एक बार HEC का विज़िट खुद से करके देखिए, तो तुरंत वो राज़ी हो गए और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जाएंगे। तो देखेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि उसके बाद वो उसको उस पर पहल। इससे पहले जो राज्यपाल थे उन्होंने भी HEC का दौरा किया, क्योंकि राज्यसभा में भी इस मुद्दे को मैंने अच्छे से उठाया है, और इंडिया टीम के तत्वाधान में अभी जंतर मंतर पर भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। IB भी वहाँ गई थी, और रांची में भी लगातार इस तरह के काम प्रदर्शन हो ही रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार इग्नोर नहीं कर पाएगी, और माननीय राज्यपाल अगर रिपोर्ट भेजेंगे हम लोगों से, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उसको लेकर, तो उनको करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कोई समय आप लोगों ने लिया? अगर अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं उससे बात नहीं बनी, तो आगे माननीय राष्ट्रपति के पास भी हम लोग जाएंगे। विधानसभा से पास है तो सारी प्रक्रिया राज्य ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भुरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क है। सभा से ऑलरेडी पारित हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था। अगर इलेक्शन भी देना तो हिंदुओं में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदुओं के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है, और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज PM को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए, इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद की हिमायती नहीं रहे हैं। वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान है उनको पूजते हैं, उनको गंगा कहते हैं, और जब जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, तो ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखिए किया जा रहा है, ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है, और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने। हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर किया वो डिफॉल्ट है, हो सकता है, लग रहा है कि टाइम देखिए आप जो है वो कोई एरर तो हो ही सकता है, मानवीय भूल है, तभी तो उनको मौका दिया जाएगा। नहीं, इससे पहले भी जो राज्यपाल के खिलाफ, जो राजभवन के खिलाफ वो जो गए थे कोर्ट में, वो भी अभी तक डिफॉल्ट ही है, उसको सुधारा नहीं किया है। फिर से हो सकता है, देखिए कानूनी लड़ाई केंद्र भी तो जानबूझकर, जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, दूसरे पार्टियों की सरकार है, वहाँ इस तरह से तंग किया जा रहा है। क्या भाजपा के जो मंत्री या नेता या मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन ईडी का सामान उन्हीं के पास क्यों जाता है जो भाजपा में नहीं है? तो सब कोई स्वतंत्र है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं। देखिए बात ये है कि आजकल के केंद्रीय एजेंसियां जो है वो चुन चुनकर उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है जो कि भाजपा में नहीं है। जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ आप देखिए, वहाँ पर किसी को तंग नहीं किया जाता है, सबके खिलाफ ढेर सारे केसेस हैं। चूँकि अभी महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा किस तरह से उनको, जिनको कहा गया कि भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, उन्हीं को फिर से अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री पद दे दिया गया। ये पूरे राज्य देश में चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी ईडी की कार्रवाई ज़्यादातर ऐसे लोगों पर हो रही है जो कि वर्तमान सरकार, भाजपा के अलावा जो विपक्ष की सरकार है उनके सरकार में ही हो रहा है। तो ये तो कोई भी अपनी लड़ाई लड़ेगा, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तरीके हैं उसे अपना रहे हैं। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है,
नहीं तो फॉल्ट है तो कानून देखेगा ना उसे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए हैं, और वो वकील हैं, उनका अपना अपॉइंट किया हुआ, वो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं। जो लड़ाई अगर केंद्र लड़ रही है तो यहाँ राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो अपनी लड़ाई अपने ढंग से लड़े। मैम एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे रांची, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेमंत सोरेन पर सीधा आरोप लगाया है कि वो जो है करप्शन के स्लीपर सेल के इंचार्ज हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ईडी ने जिन जिन लोगों को अभी जिनको भी अरेस्ट किया है, आप अगर उनका इतिहास देख लेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा से ही उसके तार जुड़े हुए हैं। और ये कहना आपको पता होगा, जैसे पूजा सिंघल जी ये कह रहे हैं ना, पूजा सिंघल जी के जो केसेस थे वो मनरेगा केस का था 2005 का, उस समय भाजपा की सरकार थी। जो उनका हॉस्पिटल बना जो नेशनल न्यूज़ में आया, जिसको सीज़ किया गया है ईडी के द्वारा, वो हॉस्पिटल तो कोविड के समय में कितने पेशेंट्स का वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, और हमारी सरकार आई उसके बाद कोविड आ गया तुरंत, तो वो हॉस्पिटल भी भाजपा के कार्यकाल में बना हुआ है। और जितने भी प्रॉपर्टीज़ जिनके भी सीज़ हुए हैं, क्योंकि हमारी सरकार आई, जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी की, तो उसके बाद आपको पता होगा कि दिसंबर में चुनाव हुआ, जनवरी मतलब मार्च तक में मंत्रिमंडल का ही गठन हुआ, और मार्च से कोविड आ गया, तो वो 2.5 साल 3 साल तो कोविड में चला गया, कोई तो कहीं काम ही नहीं कर पाया। उस समय कोई भ्रष्टाचार होगा कैसे? और जो भी भ्रष्टाचार था, जिनकी भी प्रॉपर्टीज़ सीज हुई हैं, वो भाजपा के कार्यकाल की प्रॉपर्टीज़ है जो सीज हुई है। छवि रंजन तो आप ही के कार्यकाल के, छवि रंजन हो गए या फिर अच्छा, जो भी हो गए। देखिए, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई कुछ करता है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी दायी नहीं है, कोई सब कुछ पूछ कर नहीं करता है। हाँ, ये सत्ता के केंद्र, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, उनके कार्यकाल में कहीं पर अगर भ्रष्टाचार होता है तो क्या वो उसके लिए दायी हैं? वो तो कहेंगे कि हम ऑनेस्ट हैं। क्या पूरे देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वो उनके विभाग में हो रहा है? अब आपको बताऊं कि जिस ये ईडी के माध्यम से वो सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस ईडी में भी भ्रष्टाचार था, वो पकड़े गए। खुद ईडी के अध्यक्ष ने अपने ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी को पकड़वाया, क्योंकि वो उनके नाम से पैसे वसूल रहे थे। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में है, वो विभाग भी है ना, आखिर घूम फिर के वो प्रधानमंत्री है तो उनके अंडर में है, और ईडी उनके अंडर में है, क्योंकि ईडी के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल वही लगातार बढ़ा रहे हैं। तो उनके विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके नाम से पैसे वसूले, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर बैठा है वो हमेशा उनकी सहमति से ही सब कुछ हो। एक और आरोप उन्होंने लगाया था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल झारखंड बहुत ज़्यादा चला इस कार्यकाल में, खासकर हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में, इस पर क्या कहें? ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हर एक के कार्यकाल में चला। अब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सरकार की ज़रूरतें होती हैं कई बार कि भाई वो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो किसी और से कराएं, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो हर कार्यकाल में हुआ है, सबकी जांच आप कर लें। राज्यपाल ने क्या बहुत अच्छी तरह से इस मुद्दे को उठाया है और तमाम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वे लगा। हाँ, अगर केंद्र सरकार ये ठान ही ली है कि नहीं हमको प्राइवेट को बेचना है, तब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस आंदोलन से और सबकी बात उठाने से वो अपने आप को वो कंट्रोल करके उसको खुद ही चलाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए कटिबद्ध हो जाए, इसके भविष्य को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए, तब तो पॉजिटिव फल आना चाहिए। राज्यपाल क्या कि एचईसी का दौरा करने भी जाएंगे? हाँ, करेंगे वो।